प्रदेश के किशनपुर गांव में राम सिंह अपनी पत्नी और 2 बेटियों गीता और अंजलि के साथ रहता था। गीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा किताबों में डूबी रहती। दूसरी तरफ अंजलि का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, वो हमेशा खेल कूद में लगी रहती। इसलिए अंजलि हमेशा अपनी मम्मी और पापा से डांट खाती। अंजलि जल्दी किताब लेकर बैठ जा, नहीं तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। पापा आ रहे होंगे, डांट खाएगी उनसे। माँ, मेरी सहेली की बकरी खो गई है, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। गीता और अंजलि के पापा रोज ड्यूटी से आकर दोनों को पढ़ाते। अंजलि बताओ, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? नहीं पता पापा। गीता बेटा तुम बताओ। शाहजहां। अंजलि बताओ, हुमायूं का पुत्र कौन था? गीता बेटा तुम बताओ। अकबर। शाबाश बेटा, तुम जरूर IAS बनोगी। पापा, और मैं कौन बनूंगी? जब तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो कुछ भी नहीं बनोगी। कुछ दिनों बाद गीता और अंजलि का 12th क्लास का रिजल्ट आ जाता है। गीता के 90% मार्क्स आते हैं और अंजलि फेल हो जाती है। गीता बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है, और अंजलि तुमने तो हमारी नाक कटा दी। गीता बेटा, तुम आगे जाकर जहाँ तक पढ़ना चाहोगी हम पढ़ाएंगे, और अंजलि तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कोई मतलब नहीं है। जब पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो क्या तुम्हारा अचार डालेंगे? अंजलि के न चाहने पर भी उसकी शादी एक गांव के लड़के से कर दी जाती है। अंजलि की सास अंजलि से खूब जमकर काम कराती। बहू, बर्तन मांज, कपड़े धो और फिर कंडे थोप करा जा। अंजलि को इतना काम करने की आदत नहीं थी। एक दिन जब वो जंगल से कंडे थोप कर लौट रही थी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जंगल से एक साधु गुजर रहे थे। साधु की नजर अंजलि पर पड़ी। साधु अपने कमंडल के जल से कुछ छींटे अंजलि के मुंह पर मारते हैं। तब अंजलि को होश आता है। होश आते ही अंजलि रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बाबा, मैं पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी। बेटी, यदि तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं हो तो तुम्हारे अंदर कोई और प्रतिभा जरूर होगी। उस प्रतिभा को खोजो। फिलहाल मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को पढ़कर तुम किसी की भी मदद कर पाओगी। इस मंत्र की शक्ति 1 वर्ष तक रहेगी। अंजलि साधु द्वारा दिए गए मंत्र के साथ गांव की ओर जाती है। रास्ते में वो देखती है कि एक पेड़ रोड पर गिर गया है और लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अंजलि साधु द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ती है। यदा भविष्यति विनश्यते। मंत्र पढ़ते ही पेड़ रास्ते से हट जाता है। सभी लोग अंजलि को बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर जब अंजलि आगे जाती है तो वो देखती है कि एक औरत जोर जोर से रो रही है। अरे, मेरे पति को कोई कुएं से बाहर निकालो, वो कुएं में गिर गए हैं। कितने दिनों से मैं मुखिया से कह रही हूँ कि उस कुएं को पटवा दो, उसका कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अंजलि मंत्र पढ़ती है और औरत के पति को कुएं से बाहर निकालती है। वो दोबारा मंत्र पढ़कर कुएं को पाट देती है। जुग जुग जियो बेटी, अगर तुम सरपंच का चुनाव लड़ो तो मैं तुम्हें जरूर वोट दूंगी। इस तरह मंत्र पढ़कर अंजलि 1 वर्ष तक लोगों की मदद करती रहती है। लोगों के बीच अंजलि की एक बहुत अच्छी इमेज बन जाती है। तब एक दिन अंजलि को एहसास होता है कि दूसरों की मदद करना ही उसका टैलेंट है। लगता है साधु बाबा ने काफी सोच समझकर वो मंत्र मुझे दिया था। अंजलि एक दिन अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना है। क्या तुम पागल हो गई हो? पता भी है तुम्हें चुनाव में घर घर जाकर शराब बांटनी पड़ती है, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं बिना पैसों के केवल अपनी ईमानदारी के बल पर चुनाव लड़ूंगी। तभी अंजलि की सास वहाँ आ जाती है। तू अगर चुनाव लड़ेगी तो घर का काम कौन करेगा? सासू माँ, आप चिंता न करें, मैं घर का काम भी संभाल लूंगी। अंजलि सरपंच का चुनाव लड़ती है।
लोग अंजलि को जमकर वोट देते हैं और वो जीत जाती है। सरपंच बनने के बाद अंजलि अपने गांव का बहुत अच्छे से विकास करती है। अपने अच्छे काम की बदौलत अगले चुनाव में अंजलि को विधायक बनने का टिकट मिल जाता है। अंजलि विधायक का चुनाव भी जीत जाती है। ईमानदारी और मेहनती नेता के रूप में अंजलि की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है और फिर एक दिन अंजलि की पार्टी के लोग उसके सामने मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव रखते हैं। अंजलि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। तब एक दिन अंजलि के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। एक दिन अंजलि के पापा अंजलि के ऑफिस में जाते हैं। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे लगता था कि केवल पढ़ लिख कर ही कोई कुछ बन सकता है। मैं तुम्हारी प्रतिभा को कभी समझ नहीं सका। कोई बात नहीं पिताजी, आप जैसे भी हैं, आखिर हैं तो मेरे पिता ही। फिर आगे जाकर एक दिन अंजलि देश की प्रधानमंत्री बनती है। आज से 40 साल पहले बरखा रानी 5 साल की थी। बरखा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। 2 पंजे 10। बस बस काफी है। क्या हमेशा ये पहाड़े लगाए रखे हैं? तुम नहीं समझोगी बरखा, तुम जारी रखो। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। अरे बस बस, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। और क्या करेगी ये पढ़ाई लिखाई करके? आखिर इससे चूल्हा ही तो संभालना है। तो चल मेरे साथ, रोटी बनाना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, मुझे पढ़ना है। नहीं कहा ना, चल। अरे अब छोड़ भी दो इसे। आप तो शांत ही बैठिए। जब ब्याह करके जाएगी तो कोई पहाड़ा नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं। बरखा रानी के बाबा कुछ ना कर सके और उसकी माँ ने उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया। खाना पकाते पकाते बरखा रानी बड़ी हुई। उसकी शादी हो गई और वो अब भी खाना ही पका रही थी। वो अक्सर ये सोचती कि काश वो भी पढ़ लिख पाती। मेरी माँ ने तो मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। कुछ सालों बाद बरखा रानी को एक बेटा हुआ। अब बरखा रानी बहुत खुश थी। अब यही मेरे पढ़ने का सपना पूरा करेगा। ये पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। बरखा रानी ने अपने बेटे के लिए कई किताबें लाईं। वो अक्सर उसे पढ़ाने बैठा करती थी, लेकिन उसके बेटे विनोद को तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसका सारा ध्यान सिर्फ खेल कूद में ही रहता था। समय के साथ विनोद बड़ा हुआ और वो 20 बरस का हो चुका था और उसे खेती बाड़ी करने का शौक था। बरखा रानी का सपना सपना ही रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद बरखा रानी विनोद की शादी के लिए लड़की देखने गई। उस लड़की का नाम नंदिनी था और वो सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, आगे क्या करना चाहती हो जीवन में? मैं और पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। बस यही बात बरखा रानी को भा गई। विनोद और नंदिनी की शादी करवाकर बरखा रानी उसे अपने घर ले गई। एक बार फिर बरखा रानी के सपनों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, सारे घर का काम मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
अपनी सास के समर्थन के साथ नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अक्सर किताबें लेकर बैठा करती थी और बरखा रानी सारे घर का काम संभाला करती थी। एक दिन बरखा रानी के घर उसकी जेठानी आई। बहू, अरे ओ बहू। प्रणाम बड़ी सासू माँ। जीती रहो। बरखा रानी और उसकी जेठानी आपस में बातें करने लगे। बहू, एक काम करो, हमारे लिए ठंडी लस्सी बना दो, बहुत गर्मी लग रही है। अभी लाई। तुम रुको बहू, मैं लाती हूँ। और वैसे भी भाभी ने कई सालों से मेरे हाथ की लस्सी नहीं पी है। बरखा रानी लस्सी बनाने रसोई में चली गई और नंदिनी वापस अपनी किताबें लेकर बैठ गई। ये सब देख बरखा रानी की जेठानी चौंक गई। बरखा रानी लस्सी के 2 ग्लास लेकर लौटी। ये लीजिए भाभी। ये अच्छा नहीं है। क्यों? लस्सी में कोई गड़बड़? मैं लस्सी की नहीं, तुम्हारी बहू की बात कर रही हूँ। वो यहाँ मजे से आराम कर रही है और तुम सारा काम कर रही हो। एक बार इसे ऐसी आदत लग गई तो समझ जाओ, ये तुम्हारी कभी सेवा नहीं करेगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो बेचारी आराम कहाँ कर रही है? वो तो पढ़ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी बहू को पढ़ा क्यों रही हो। मैं तो पढ़ नहीं पाई, कम से कम मेरी बहू ही पढ़ ले। जेठानी ने बरखा रानी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बरखा रानी ने उनकी बात मानी ही नहीं। एक दिन की बात है, बरखा रानी का बेटा उनसे बात करने आया। माँ, ये नंदिनी का पढ़ना जरूरी है क्या? क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव में सब लोग ताने मारते हैं कि मेरी पत्नी आराम करती है और मेरी माँ सारा दिन काम करती है। तू लोगों की बातों में मत आ। अच्छा ये बता, क्या मैंने तुझे कभी खेती बाड़ी करने से रोका है? नहीं। क्योंकि वो तुझे पसंद है और नंदिनी को पढ़ना पसंद है। मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? और तू तो जानता ही है कि मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई। तू भी कुछ खास पढ़ा नहीं, कम से कम उसे तो पढ़ने दे। ठीक है माँ। बरखा रानी ने अपने बेटे को भी मना लिया। नंदिनी ने IAS की परीक्षा दी और पास होकर वो उस जिले की कलेक्टर बन गई। जब कलेक्टर बनकर नंदिनी बरखा रानी का आशीर्वाद लेने आई तो बरखा रानी की आंखें नम हो गईं। सासू माँ, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बरखा रानी ने अपनी बहू का माथा चूमा। अब जब बरखा रानी गांव में घूमती थी तो उन्हें गर्व था कि उनकी बहू कलेक्टर है। तो बच्चों, इस तरह एक सास ने अपनी बहू को कलेक्टर बनाया और आखिरकार बरखा रानी का सपना उनकी बहू नंदिनी ने पूरा कर दिया।